वेलकम बच्चों। आशा करते हैं आप लोग घर में होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। आज हम लोग भूगोल विषय की चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि लॉकडाउन के समय दूसरे विद्यार्थी भी इसका लाभ उठा सकें। तो आज जिस विषय को लिया गया है वो है वायुमंडल। वायुमंडल से 3 प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। प्रथम प्रश्न है वायुमंडल किसे कहते हैं, दूसरा है वायुमंडल की संरचना और तीसरा है वायुमंडल की विभिन्न परतों की चर्चा कीजिए। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं वायुमंडल। पृथ्वी पर 3 तरह के मंडल पाए जाते हैं। एक को कहते हैं हम लोग स्थल मंडल, दूसरे को कहते हैं हम लोग जल मंडल और तीसरे को कहते हैं हम लोग वायुमंडल। ये तीनों मंडल जिस स्थान पे मिलते हैं उस स्थान को हम लोग कहते हैं जैव मंडल, अर्थात जीवन इसी जैव मंडल पे होता है। अर्थात जीवन देने वाले सभी मंडलों का अध्ययन करना अनिवार्य है। तो इन 3 मंडलों में से आज हम लोग एक मंडल के बारे में देखेंगे और वो है वायुमंडल। तो वायुमंडल किसे कहते हैं? तो पृथ्वी के चारों तरफ जो गैसीय आवरण या वायु की जो परतें पाई जाती है उसे हम लोग वायुमंडल कहते हैं। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जो वायु पृथ्वी को चारों तरफ से घेरे हुए है उसके सम्मिलित रूप को हम लोग वायुमंडल कह सकते हैं। या हम लोग यह भी कह सकते हैं कि वायुमंडल जो है वो विभिन्न गैसों का मिश्रण है। यह वायुमंडल पृथ्वी की आकर्षण गति के कारण हमेशा पृथ्वी की धरातल से सटा हुआ रहता है और पृथ्वी की परिभ्रमण गति के साथ साथ यह वायुमंडल भी घूमते रहता है। यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो पृथ्वी के चारों तरफ जो गैसीय आवरण है या जो वायु की परतें हैं उसे हम लोग वायुमंडल कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं दूसरा प्रश्न और वो है वायुमंडल की संरचना। वायुमंडल की संरचना 3 प्रमुख तत्वों से मिलकर हुई है, जिसमें से प्रथम है गैस, दूसरा है जल वाष्प और तीसरा है धूलकण। तो प्रथम तत्व को हम लोग देखते हैं। तो प्रथम तत्व में कौन है? तो प्रथम तत्व में है गैस। गैसों को 2 श्रेणियों में रखा गया है। एक को कहा गया है भारी गैसें और दूसरे को कहा गया है हल्की गैसें। भारी गैसों में कौन कौन है? तो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ऑर्गन है और CO2 है। भारी गैसों में सबसे ज्यादा मात्रा हम लोग किसका देख रहे हैं? तो नाइट्रोजन का देख रहे हैं, लगभग कितना? तो 79%। दूसरा किसका? तो ऑक्सीजन का, लगभग 21%। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं ऑर्गन का और उसके बाद हम लोग देख रहे हैं CO2 का। अब हम लोग देखते हैं कि इन भारी गैसों में सबका क्या क्या महत्व है। हम लोग वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा जिस गैस का देख रहे हैं वो है नाइट्रोजन। यानी कि कह सकते हैं कि वायुमंडल में अगर किसी गैस का दबाव सबसे ज्यादा रहेगा तो वो किसका रहेगा? नाइट्रोजन का रहेगा। दूसरा, पौधे नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं, लेकिन इस नाइट्रोजन को वो ग्रहण करते हैं नाइट्रेट के रूप में। दूसरा जो सबसे प्रमुख गैस है वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बिना इस पृथ्वी पर रहना असंभव है, ये तो हम लोग जानते ही हैं। श्वसन क्रिया में हम लोग ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। तीसरा जो हम लोग सबसे महत्वपूर्ण गैस देख रहे हैं वो है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना है? तो 0.03%। ये भारी गैसें हैं और पृथ्वी के सबसे निचली सतह पर रहती हैं और ये सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर लेती है, इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस की श्रेणी में रखा गया है। और ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज्यादा प्रमुख उत्तरदायित्व जिस गैस को माना गया है वो है CO2। कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ही ग्लोबल वार्मिंग सबसे ज्यादा हो रहा है। तो ये था भारी गैस। अब हम लोग देखते हैं हल्की गैसें। हल्की गैसों में कौन कौन है? तो हीलियम है, नियॉन है, जेनॉन है, क्रिप्टॉन है तथा ओजोन है।
जो वायुमंडल की ऊपरी सतहों पर पाई जाती है। इनमें सबसे ज्यादा प्रमुख जो गैस है वो है ओजोन गैस। ओजोन गैस सूर्य के अल्ट्रावायलेट रेज को रोककर हमें हानिकारक दुष्प्रभावों से बचाती है। यानी ओजोन अगर नहीं होता तो परावैंगनिक किरणें जो थी वो सीधे वायुमंडल में प्रवेश करती, वायुमंडल का तापमान भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता और जीव जंतु तथा पेड़ पौधों के लिए काफी नुकसानदायक भी होता। ये थी गैस। दूसरा जो प्रमुख तत्व है वो है जल वाष्प। वायुमंडल में जल वाष्प की जो मात्रा होती है वो बहुत कम होती है। इसकी मात्रा वायुमंडल में 5% से अधिक नहीं होती है और विभिन्न गैसों में इसका अनुपात जो होता है वो अलग अलग होता है। इन्हीं जल वाष्पों के कारण वायुमंडल में बादल, कोहरा, ओलावृष्टि जैसी क्रियाओं के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की जाती है। तीसरा, वायुमंडल की संरचना में धूल कणों का भी योगदान काफी महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ये प्रकाश को फैलने में सहायता पहुंचाती है। आकाश का रंग जो है वो काला ना होकर नीला दिखाई देता है। इसका सबसे प्रमुख कारण क्या है? धूल कणों का होना। आकाश में हम लोग इंद्रधनुष को देख पाते हैं। प्रातः काल और संध्या के समय सूर्य की लालिमा को भी जो हम लोग देख पाते हैं, वो सभी किसके कारण होता है? तो धूल कण के कारण ही होता है। यानी हम लोग वायुमंडल में जो बादल, कोहरा, ओलावृष्टि इन क्रियाओं को जो देखते हैं, इन क्रियाओं के निर्माण में धूल कण एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। ये था वायुमंडल की संरचना। अब हम लोग जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे वायुमंडल के संदर्भ में वो है वायुमंडल की विभिन्न परतें। इसको समझने के पहले हम लोगों को देखना होगा, मान लेते हैं ये पृथ्वी है और इस पृथ्वी के चारों तरफ गैसों का एक आवरण है। तो ये जो गैसों का आवरण है तो सतह के अनुसार इन गैसों के आवरण में या इन गैसों के गुणों में हम लोग परिवर्तन को देखते हैं। इन्हीं परिवर्तनों के आधार पर हम लोग वायुमंडल की विभिन्न परतों की चर्चा करते हैं। तो वायुमंडल की विभिन्न परतें हम लोग कैसे याद रखेंगे? तो हम लोगों को सबसे पहले ये याद रखना होगा कि हम लोगों के हाथों में 5 उंगलियां होती हैं। तो 5 उंगलियां अर्थात वायुमंडल की कितनी परतें हो गई? तो 5 परतें हो गई। तो सबसे निचले परत में हम लोग किसको रख रहे हैं? क्षोभ मंडल को रख रहे हैं। दूसरे में किसको रख रहे हैं? हम लोग समताप मंडल को रख रहे हैं। तीसरे में हम लोग किसको रख रहे हैं? मध्य मंडल को रख रहे हैं। चौथे में हम लोग किसको रख रहे हैं? आयन मंडल को रख रहे हैं। पांचवा में हम लोग किसको रख रहे हैं? वायुमंडल को रख रहे हैं। यानी अगर हम लोग मध्य मंडल को पॉइंट कर दें तो हम लोग देख रहे हैं कि 2 ऊपर और 2 नीचे। अगर याद रखने में बहुत ज्यादा असुविधा हो रही है तो हमारे हाथ में 5 उंगलियां होती हैं और इस तरह वायुमंडल की 5 परतें हैं। तो हम लोग एक एक परत को देखते हैं। ये जो बिंदु देख रहे हैं ये है पृथ्वी की सतह। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल को अंग्रेजी में कहा जाता है ट्रोपोस्फेयर। तो ट्रोपोस्फेयर के संदर्भ में क्या क्या हम लोग बोल सकते हैं? तो ट्रोपोस्फेयर के संदर्भ में हम लोग बोल सकते हैं कि यह पृथ्वी की सतह का सबसे नजदीक मंडल है। यानी पृथ्वी के सबसे नजदीक जो मंडल है उसे हम लोग क्षोभ मंडल के नाम से जानते हैं। क्षोभ मंडल की ऊंचाई को देख लेते हैं। तो क्षोभ मंडल की ऊंचाई ध्रुवों के पास 8 किलोमीटर है और विषुवत रेखा के पास 18 किलोमीटर है। यानी ध्रुवों के पास इसकी ऊंचाई कम है और विषुवत रेखा के पास इसकी ऊंचाई ज्यादा है। यानी अगर प्रश्न पूछा जाए कि इसकी औसत ऊंचाई क्या होती है तो हम लोग बोल सकते हैं 12 से 16 किलोमीटर इसकी औसत ऊंचाई होती है। ये हम लोग बोल सकते हैं। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि जितनी भी भारी गैसें होती हैं वो सभी कहां पाई जाती हैं? तो क्षोभ मंडल में पाई जाती हैं। ये 2 हो गया। तीसरा, मौसम संबंधी जो घटना होती है वो सभी किस मंडल में होती है?
तो क्षोभ मंडल में होती है। मौसम संबंधी घटना कहने का मतलब जैसे बिजली का चमकना, वर्षा होना, आंधी आना, तूफान आना, चक्रवात, प्रति चक्रवात, इन सारी घटनाओं को मौसम संबंधी घटना कहते हैं। यानी कि सारी मौसम संबंधी घटनाएं जो होती हैं वो किस मंडल में होती हैं? वो क्षोभ मंडल में होती है। ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वह यह है कि तापक्रम में और वायु भार में जो परिवर्तन है वो हम लोग इस मंडल के अंतर्गत देख सकते हैं। जैसे 165 मीटर की ऊंचाई पर हम लोग देखते हैं कि 1 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है वो कम हो जाता है। प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है वो कम हो जाता है। यानी बोला जाए तो 1 किलोमीटर में हम लोग 6.4 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है वो कम हो जाता है। यानी जैसे जैसे हम लोग ऊंचाई की तरफ जा रहे हैं तापमान जो है वो कम होता जा रहा है। ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। अगली जो विशेषता है वो विशेषता यह है कि गर्मी के समय में क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई है वो बढ़ जाती है और ठंडे के समय में थोड़ा सा कम हो जाती है। ये सभी क्षोभ मंडल की विशेषता थी। इसके अतिरिक्त हम बोल सकते हैं कि संचालन, संवहन और विकिरण के द्वारा ये जो क्षोभ मंडल है हमेशा गर्म होता रहता है और इसे हम लोग परिवर्तन मंडल या संवहन मंडल के नाम से भी जानते हैं। तो ये सारा चीज था क्षोभ मंडल के अंतर्गत। दूसरा जो मंडल है उसको हम लोग बोलते हैं समताप मंडल। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि जहां पर तापमान जो है वो समान रहेगा। तो समताप मंडल के बारे में हम लोग कैसे बोल सकते हैं? तो क्षोभ मंडल के ऊपर तथा मध्य मंडल के नीचे, यानी कि वह मंडल जो क्षोभ मंडल और मध्य मंडल के बीच में स्थित है उसे हम लोग बोलेंगे समताप मंडल। तो समताप मंडल की ऊंचाई को हम लोग क्या देख रहे हैं कि 8 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर और यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग 18 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक। समताप मंडल की क्या विशेषता है? तो समताप मंडल की विशेषता को हम लोग देखते हैं। सबसे पहली बात, यहाँ पर मौसम संबंधी कोई भी घटना नहीं होती है। यानी चक्रवात, प्रति चक्रवात, आंधी आना, तूफान आना, वर्षा होना, ओला गिरना, ये सारी घटनाएं इस मंडल में नहीं होती है। इसलिए हवाई जहाज को उड़ाने के लिए सबसे आदर्श मंडल जो होता है वो समताप मंडल होता है। यानी हवाई जहाज किस मंडल में उड़ते हैं? तो वो हो जाएगा आंसर हम लोगों का समताप मंडल में उड़ते हैं। दूसरा, इस मंडल पर एक परत पाई जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं ओजोन परत। इसको हम लोग बोलते हैं ओजोन परत। ये परत 15 से लेकर 35 किलोमीटर की एक मोटी परत होती है। इस परत की क्या विशेषता है? तो इस परत की विशेषता है कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को वो रोकती है, यानी कि पृथ्वी पर आने नहीं देती है। अगर ये पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर आती हैं तो इससे पृथ्वी का तापमान जो है वो बढ़ जाएगा तथा जीव जंतु, पेड़ पौधे अनेक रोगों के शिकार हो जाएंगे। इसलिए अल्ट्रावायलेट रेज को ये रोकती है। इसलिए 16 सितंबर के दिन हम लोग ओजोन दिवस के रूप में भी पालन करते हैं। ये इसकी दो प्रमुख विशेषता है, एक ओजोन परत का होना और दूसरा कोई भी मौसम संबंधी घटना यहाँ नहीं होती है। और तो हवाई जहाज का उड़ने के लिए सबसे आदर्श जो मंडल है वो कौन सा मंडल है? तो वो समताप मंडल है। आगे हम लोग देखते हैं तीसरा जो मंडल है वो मंडल है मध्य मंडल। तो मध्य मंडल की ऊंचाई हम लोग क्या देखेंगे? तो मध्य मंडल की ऊंचाई देख रहे हैं हम लोग, यानी कि 50 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर तक, यानी कि 30 किलोमीटर तक जो वायुमंडल की जो परत है उसको हम लोग मध्य मंडल के नाम से जानते हैं। इस मध्य मंडल का तापमान जो होता है -100 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि सबसे कम तापमान जो होता है वो किस मंडल में पाया जाता है? तो हम लोगों का आंसर हो सकता है मध्य मंडल। और इसकी दूसरी सबसे प्रमुख विशेषता है
कि उल्का संबंधी जो घटनाएं होती है वो सब कहाँ होती है, मध्यमंडल में। उल्का क्या है कि पृथ्वी का पत्थर का कोई टुकड़ा जब पृथ्वी की सतह की तरफ आता है तो वायु की घर्षण के फलस्वरूप वो जल उठता है, तो उसे ही हम लोग उल्का संबंधी घटना के नाम से जानते हैं, जिसे साधारण बोलचाल की भाषा में हम लोग कहते हैं तारों का टूटना। लेकिन वास्तव में तारे टूटते नहीं, क्योंकि तारे जो होते हैं वो गैसीय स्वरूप होते हैं और गैसीय स्वरूप कभी टूटा नहीं करते हैं। यानी इसकी दो प्रमुख विशेषता हम लोग देख रहे हैं। पहला, ये -100 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पाया जाता है, और दूसरा कि उल्का संबंधी जो घटनाएं होती हैं वो किस मंडल में होती हैं, मध्यमंडल में होती हैं। आगे बढ़ते हम लोग, चौथा जो मंडल है उसको हम लोग बोलते हैं आयन मंडल। आयन मंडल की ऊंचाई को हम लोग देख लेते हैं, तो 80 किलोमीटर से लेकर 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो परत होता है उसको हम लोग आयन मंडल के नाम से जानते हैं। आयनों की अधिकता के कारण इस मंडल का नाम जो है वो आयन मंडल पड़ा है। सूर्य की गर्मी के कारण ऑक्सीजन एवं हीलियम के जो कण होते हैं वो आयनीकृत हो जाते हैं। तो आयनीकृत कौन सी क्रिया है? तो आयनीकृत कहने का मतलब है कि कोई परमाणु जो है इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर दूसरे इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके जो आवेशित हो जाता है उसे ही हम लोग आयनीकरण की क्रिया कहते हैं। दिन के समय में ये आयन सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करते हैं और रात्रि के समय इस प्रकाश को लौटा देते हैं। इसलिए भी हम लोग रात्रि के समय आकाश में थोड़ा सा प्रकाश को देख पाते हैं, जिसे हम लोग ध्रुवीय ज्योति के नाम से भी जानते हैं। ध्रुवीय ज्योति को हम लोग देखते हैं कि उत्तरी ध्रुव में अरोरा बॉरियस के नाम से जाना जाता है और दक्षिणी ध्रुव में हम लोग देखते हैं कि अरोरा ऑस्ट्रेलियस के नाम से जाना जाता है। इसके अतिरिक्त पृथ्वी की सतह से जो भी तरंगे उत्सर्जित होती हैं वो सभी लौटकर वापस इसी मंडल से आती है। यानी कि जो रेडियो तरंगे परावर्तित होती हैं वो फिर वापस लौट कर आती हैं, तो किस मंडल से आती हैं? तो वो आयन मंडल से आती हैं। तो ये था आयन मंडल की विशेषताएं। अब हम लोग देखते हैं पांचवा मंडल, और वो मंडल है वायुमंडल। वायुमंडल, तो वायुमंडल के संदर्भ में कोई विशेष जानकारी हम लोगों के पास उपलब्ध नहीं है, फिर भी हम लोग बोल सकते हैं कि 640 किलोमीटर की ऊपर से जो वायुमंडल की परत होगी उसको हम लोग वायुमंडल के नाम से पुकार सकते हैं। और जो भी हल्की गैसें होती हैं वो सारी हल्की गैसें जो है इस परत पर पाई जाती हैं। और हम बोल सकते हैं कि हम लोग जैसे कि संचार उपग्रह की बात करते हैं, तो संचार उपग्रह जो है इसी वायुमंडल पे छोड़ा जाता है। ये संचार उपग्रह जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं भू-स्थैतिक कक्षा से छोड़े जाने वाले और दूसरे होते हैं ध्रुवीय स्थैतिक कक्षा से छोड़े जाने वाले। तो जो ध्रुवीय स्थैतिक कक्षा से छोड़े जाते हैं वो लगभग 700 से 1100 किलोमीटर के बीच में छोड़े जाते हैं, और जो भू-स्थैतिक कक्षा से जो संचार उपग्रह छोड़े जाते हैं वो 36,000 किलोमीटर तक छोड़े जाते हैं। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि वायुमंडल जो है वो संचार उपग्रह को छोड़ने का एक मंडल है। तो इस तरह से हम वायुमंडल की परतों को